रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर रोज की तरह आज भी निधि अपनी बहू करिश्मा को सुबह सुबह खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है। अरे ओ दत्तल, कहाँ मर गई नासपिटी? नहीं नहीं माँ जी, मरी नहीं हूँ, जिंदा ही हूँ। सुन, घर पर मेहमान आ रहे हैं तो तू अपना ये चांद सा मुखड़ा जरा छुपा कर रखियो। पर क्यों माँ जी? वो लोग मुझे देखकर क्या मेरे फैन हो जाएंगे? करमजली फैन नहीं, बेहोश हो जाएंगे। तेरे ये लंबे लंबे दांत देखकर किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती तू। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहो, नहीं दिखाऊंगी उनको अपना चेहरा। अब जा जाकर काम कर। पता नहीं मेरे कर्मों में ही ये दत्तल बहू लिखी थी। एक तो लंबे दांत, ऊपर से मोटा दिमाग। निधि यूं ही बड़बड़ाती रहती है और करिश्मा मेहमानों के आने की तैयारियों में लग जाती है। निधि के बेटे केतन ने करिश्मा से लव मैरिज की थी। करिश्मा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती थी, पर उसके लंबे दांतों की वजह से निधि उसे हमेशा ही सुनाती, पर वो कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं मानती और हमेशा ही मुस्कुराती रहती। ऐसे ही एक दिन केतन और करिश्मा डिनर के लिए तैयार होकर बाहर जा रहे होते हैं। तभी निधि उनको रोकते हुए बोलती है, क्या रे केतन, इस जेसीबी के साथ कहाँ जा रहा है इतना बंठन कर? वो माँ, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। पहले ही मोहल्ले वाले मुझे दत्तल बहू की सास बुलाकर सर खाते हैं मेरा। अब तू इसे घुमाने ले जा ताकि बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। माँ, करिश्मा मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे लोगों की सोच और बातों से फर्क नहीं पड़ता। और नहीं तो क्या माँ जी, बस दांत ही तो बड़े हैं मेरे। हाथ पैर कमर नाक आंखें बाल, बाकी सब कुछ तो परफेक्ट है। तू अपना मुंह बंद रख, समझी? ताकि तेरे ये दांत छुपे रहे। आई बड़ी परफेक्ट। माँ, हम जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर केतन करिश्मा का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दोनों एक अच्छे से होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में करिश्मा की नजर एक गोलगप्पे वाले पर जाती है और वो बोलती है, केतन वो देखो गोलगप्पे वाला, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अभी खिलाता हूँ। दोनों पति पत्नी गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं। तभी करिश्मा बोलती है, भैया जरा खट्टे मीठे बढ़िया से गोलगप्पे खिलाओ। गोलगप्पे वाला करिश्मा की बात सुनकर उसे गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। करिश्मा जैसे ही गोलगप्पा डोने से उठाकर मुंह में डालने ही वाली होती है, तो उसके लंबे दांतों की वजह से आधा गोलगप्पा टूट जाता है और आधा ही उसके मुंह तक जा पाता है। ये देखकर गोलगप्पे वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अरे बहन जी, या तो आप दांत छोटे कर लो या फिर गोलगप्पे मत खाओ, क्योंकि ये मासूम गोलगप्पे आपके तलवार जैसे दांतों का वार नहीं सह सकते। भैया आप गोलगप्पे खिलाने से मतलब रखो, मेरे दांतों से नहीं, समझे? अरे बहन जी, हम तो मजाक कर रहे थे। खाइए खाइए, जितने गोलगप्पे खाने हैं खा लो। ऐसे ही गोलगप्पे खाते खाते करिश्मा के कपड़े गंदे हो जाते हैं और जैसे ही करिश्मा और केतन घर आते हैं, तभी उनको देखकर निधि बोलती है, अरे ओ दत्तल, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? इतनी बड़ी हो गई, खाना खाना नहीं आता क्या? अपनी माँ की बात सुनकर केतन उन्हें गोलगप्पे वाले की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर निधि हंसते हुए बोलती है, क्यों री, आ गया मजा अपनी बेइज्जती करवा कर? अपने घर में क्या कम बेइज्जती करती हूँ मैं तेरी, जो तुझे बाहर जाकर भी अपने लंबे दांतों की वजह से अपनी खिल्ली उड़वानी थी? माँ जी, मुझे तो कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती। मैं दत्तल हूँ, मेरे दांत लंबे हैं, ये बात मेरे लिए कोई अभिशाप थोड़ी है। मैं उतने ही गर्व के साथ बाहर आती जाती हूँ जैसे बाकी सभी लोग आते जाते हैं। सही कह रही है करिश्मा। और माँ, बाहर वालों से क्या उम्मीद करना, जब आप घर की होकर ही ऐसे बोलती हैं, तो बाहर वालों का मुंह खुलना तो लाजमी है। अरे बस, आया बड़ा बीवी का रखवाला। अपनी इस फावड़े से दांतों वाली लुगाई की तरफदारी तुझे ही मुबारक हो। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इतना बोलकर निधि पूरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और हर दिन के साथ साथ निधि का स्वभाव भी करिश्मा को लेकर कड़वा होता जाता है। ऐसे ही एक दिन निधि दीवार में कील ठोक रही होती है, लेकिन वो ठोक ही नहीं पाती। तभी वो करिश्मा को आवाज लगाती है और करिश्मा अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आपने बुलाया मुझे? हाँ,
मैंने सोचा आज अपनी दत्तल बहू के लंबे दांतों से थोड़ा काम ही ले लूं। जी कहिए माँ जी, क्या काम है आपको? वो क्या है ना दत्तल, मतलब करिश्मा बहू ये कील ठुक नहीं रही है, जरा अपने इन लंबे दांतों से दीवार में छेद करके कील लगा दे, मेरा काम आसान हो जाएगा। माँ जी आपका मजाक हो गया हो तो मैं जाऊँ, मेरे पास और भी काम है। ओहो, सारे जमाने के काम तो मेरी दत्तल बहू के पास ही हैं, बाकी सब तो वेले बैठे हैं। माँ जी मेरे पास आपकी बेकार की बातों का कोई जवाब नहीं है। आपको मेरे और मेरे दांतों के बारे में जो भी बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अफसोस जरूर है कि आपको बस मेरे दांत ही दिखते हैं, मेरा प्यार और मेरा अपनापन नहीं। खैर कोई नहीं, मैं जाती हूँ, आप अपने गंदे जोक मारते रहो। अपनी सास को जवाब देकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है और निधि खुद से बोलती है, इस दत्तल की इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ा रही है। अब देख बहू, मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर निधि भी गुस्से में लाल पीली होती हुई अपने कमरे में चली जाती है और करिश्मा को सबक सिखाने के तरीके सोचने लगती है। काफी सोचने के बाद वो उसे सीढ़ियों से गिराने का प्लान बनाती है और करिश्मा को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे ओ बहू, छत पर जो कपड़े पड़े हैं उनको एक बार दोबारा से धूप में फैला दे, कल ठीक से सूखे नहीं थे। और हाँ, वो पापड़ और अचार भी सुखा दे। जी माँ जी अभी करती हूँ। इतना कहकर करिश्मा काम करने के लिए छत पर चली जाती है और निधि उसके जाते ही एक पतली सी तार, जो कि गौर से देखने पर ही नजर आती, उसे सीढ़ियों में बांध देती है और खुद अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि केतन भी घर पर है और तो और छत पर है। केतन फोन पर बात करते हुए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आता है तो तार में पैर उलझने की वजह से वो बहुत तेज के गिरता है। शोर की आवाज सुनकर निधि जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो सामने केतन को बेहोश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसे उठाते हुए बोलती है, केतन, केतन मेरे बच्चे उठ, क्या हो गया तुझे? हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? दत्तल को गिराना था लेकिन मेरा बेटा गिर गया। केतन बेटा उठना, क्या हो गया? केतन को जमीन पर बेहोश छोड़कर निधि सबसे पहले तो सीढ़ियों पर बंधी हुई तार को खोलती है और फिर करिश्मा को नीचे बुलाती है। करिश्मा जल्दी से नीचे आती है और फोन करके डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर आके केतन को चेक करते हैं और दवाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब केतन को होश आता है तो करिश्मा बोलती है, जी आप ठीक है ना? आप गिर कैसे गए? पता नहीं, मैं तो बस आराम से आ रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी चीज में मेरा पैर उलझ गया। चलिए कोई नहीं, आप आराम करो, मैं आपको कमरे तक ले जाती हूँ। इतना कहकर करिश्मा केतन को कमरे तक ले जाती है और फिर निधि के पास जाकर बोलती है, माँ जी आपने तरीका तो बहुत अच्छा तलाशा था मुझे गिराने का, मेरे दांत तोड़ने का, पर अफसोस कि आपकी कोशिश बेकार हो गई। ये क्या बकवास कर रही है तू दत्तल? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि केतन जी का पैर किस चीज में अटका था। अरे माँ जी, आप मुझे नीचा दिखाने के लिए खुद को इतना नीचे कैसे गिरा सकती हैं? अगर आज केतन जी को कुछ हो जाता तो? माँ जी मैं जैसी भी हूँ, मैंने कभी आपको गलत नहीं कहा, आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपने मेरे साथ ये सब किया। पर आप चिंता मत करो, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहूँगी, पर आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। करिश्मा की बात सुनकर निधि का सर शर्म से झुक जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो करिश्मा से माफी मांगती है और फिर उसे कभी दत्तल कहकर नहीं चिढ़ाती। करिश्मा भी अपने ससुराल में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपनी सास की सच्चाई कभी अपने पति को नहीं बताती। जहां सभी लोग कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के बीच में ईद की खुशियां मना रहे थे, वहीं रजिया और गुलफशा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे अरशद को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां हर मिनट न जाने कितने लोगों की सांसें उनका साथ छोड़ देती हैं। लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प रहे होते हैं। ऐसे बर्बादी और मौत का मंजर देखकर रजिया अरशद को गले लगाकर बोलती है, अरशद मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, तेरी दादी तुझे कुछ नहीं होने देगी, हौसला रख मेरे बच्चे। या अल्लाह, मेरे शौहर को क्या हो गया है?
अरशद मेरी तरफ देखिए, मुझसे बात कीजिए, हम आपकी बेगम, कुछ तो बोलिए। गुलफशा अपने शोहर के पास बैठ जाती है और रजिया मदद के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगती है कि किसी तरह उसको कहीं से भी कोई मदद मिल जाए। जैसे तैसे कर वो एक नर्स के पास जाती है और उसको जबरदस्ती अरशद के पास लाकर बोलती है, ये हमारा पोता है, इसकी तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है, जरा आप इसे एक बार देख लीजिए। अम्मा जी, वो अब जीवित नहीं है, ये अब जा चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पोते को कुछ नहीं हो सकता, आज ईद का शुभ दिन है, अरशद ने बहुत इंतजार किया था इस दिन का। इतना बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर गुलफशा एक पत्थर की तरह अपने शोहर के मृत शरीर के पास उसको पकड़कर बैठ जाती है और रजिया रोते हुए बोलती है, ऐ खुदा, ये तूने क्या किया? अरे तुझे जरा रहम नहीं आया अपने बंदे पर? मेरा एक लौता सहारा छीन लिया, वो भी ईद के पाक दिन पर। अब हम क्या करेंगे? थोड़ी देर बाद अरशद के शरीर को कब्र में दफनाकर उसे मिट्टी देकर वो लोग वापस घर लौटते हैं और गुलफशा के साथ बैठकर वो उसकी फोटो के आगे खुशी से पिछले दिनों को याद करती है, जहां अरशद अपनी बूढ़ी दादी रजिया के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था और वो हर ईद पर बड़ी ही खुशी के साथ अपनी दादी से ईदी लिया करता था। दादी, ये अपनी लास्ट ईद है जो हम इस गरीबी में मना रहे हैं। इसके बाद तुम्हारा अरशद बहुत सारे पैसे कमाएगा और अगले साल आपके और अपनी बेगम के साथ धूमधाम से ईद मनाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रमजान के पाक महीने के आने का समय हो जाता है, पर इस बार कोरोना रमजान के पाक महीने से पहले ही आ गया था और अरशद हार नहीं मानता और लॉकडाउन के बीच ही अपनी गुलफशा से निकाह कर लेता है, वो भी ऑनलाइन, और जैसे तैसे उसे रोजे के महीने में ही घर ले आता है। इस कोरोना और लॉकडाउन में भी वो साथ में रहकर औरों की तरह ही ईद मनाते हैं। देखते ही देखते कोरोना की कहर कम हो जाती है और लॉकडाउन खुल जाता है। लॉकडाउन खुलने के बाद अरशद जी जान से अपने काम पर लग जाता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। कुछ ही महीनों में अरशद की तरक्की भी हो जाती है, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से न्यूज में कोरोना की दूसरी लहर के बारे में न्यूज आने लगती है, जिस पर गुलफशा और रजिया अरशद से बोलती हैं, अरशद, तू हमारा एक लौता सहारा है, तेरे अम्मी अब्बू का तो कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था बच्चे, अब तेरे सिवा हमारे पास और कोई नहीं है, तू बाहर आता जाता है, अपना ख्याल रखा कर। दादी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार कोरोना हमारी इम्यूनिटी पर अटैक कर रहा है और सबसे ज्यादा लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते रोज न जाने कितने मासूमों की जान जा रही है। और आप ये बात कभी मत भूलिए कि जब तक आप सही सलामत है, आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक ही आपकी बेगम की सांसें भी चल रही हैं। आप दोनों ही कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह पर भरोसा रखिए, वो है ना। और वैसे भी अल्लाह जो करता है वो भले के लिए ही करता है। और अब जाने दीजिए, संभल कर जाना और जल्दी ही लौट आना। इतना बोलकर अरशद अपने काम पर चला जाता है और कोरोना का बढ़ता खतरा देखकर सारी सरकारें अपने अपने शहर में लॉकडाउन लगा देती हैं और घर की आर्थिक हालत सही ढंग से चलाने के लिए अरशद को काम के सिलसिले में कभी कभी बाहर आना जाना पड़ता था। वक्त बीतता जा रहा था और हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे थे। कोरोना अपने पूरे जोर पर था और ऐसे ही रमजान का महीना एक बार फिर से शुरू हो जाता है, जिसका अरशद को बेसब्री से इंतजार रहता है। अरशद और उसकी फैमिली एक बार फिर से रमजान के 30 दिन के रोजे रखते हैं, पर इस बार अरशद की ईद आने से पहले ही थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है और वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है और रात की इफ्तारी खाकर वो सो जाता है। सुबह की नमाज होती है और सहरी का समय हो जाता है, लेकिन अरशद उठ ही नहीं पाता। तो रजिया बोलती है, अरशद बेटा क्या हुआ?
सहरी खाने का वक्त हो गया है। आज रोजा नहीं रखना है। उठिए दादी, अरशद को बहुत तेज बुखार है। बुखार के मारे इनका बदन तो जले जा रहा है। कुछ कीजिए ना, इनकी तो खांसी भी नहीं रुक रही। मैं ठीक हूँ, आप दोनों सहरी खा लो। लगता है मैं रोजा नहीं रख पाऊंगा, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है अब इस बार ईद मेरे नसीब में नहीं है। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। खुद को ऐसा कमजोर कभी महसूस नहीं किया मैंने। उसकी बात सुनकर रजिया और गुलफशा डर जाती है और अगले ही दिन उसको दवाई दिलवाती है, पर उसे कोई आराम नहीं मिलता और देखते ही देखते अरशद की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार के साथ साथ उल्टियां आने लगती है और बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही ईद वाले दिन रजिया और गुलफशा उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां नर्स उनको अरशद के ना बचने की खबर देती है। उस नर्स के शब्द रजिया के कानों में गूंजने लगते हैं और वो पहले की दुनिया से बाहर निकल गुलफशा को देखती है, जहां गुलफशा ना तो रो रही होती है और ना ही हंस रही होती है। गुलफशा को रुलाने के लिए रजिया कभी उसको मारती तो कभी अरशद की याद दिलाती। एकदम से शाम की नमाज शुरू हो जाती है और गुलफशा उसकी आवाज सुनकर रोते हुए अरशद को पुकारने लगती है। अरशद, आप कहाँ हैं? देखिए, आपकी बेगम गुलफशा आपको याद कर रही है। आप सुनते क्यों नहीं? उठिए ना। कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आपने वादा किया था ना कि आप इस बार ईद मेरे साथ मनाएंगे, फिर क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बोलते क्यों नहीं? आते क्यों नहीं है? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ आपको। खुद को संभाल मेरी बच्ची, तेरा शोहर अब खुदा के घर जा चुका है। होश में आ। नहीं, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हम नहीं जी सकते उनके बिना। गुलफशा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते रोते उसको भी दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं पर ही दम तोड़ देती है, जिस वजह से एक ही दिन में रजिया के घर से दो लाशें निकलती है। इस कोरोना के चलते रजिया का हंसता खेलता परिवार चुटकियों में ही खत्म हो जाता है। उसकी बहू गुलफशा के साथ उसके घर की सारी रौनक खत्म हो जाती है और रजिया इस बुढ़ापे और मौत के मंजर में अकेली रह जाती है। और इस तरह कोरोना की चपेट में आकर एक और हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। सिमर और प्रेम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। ऐसे ही एक दिन सिमर कॉलेज के लिए बस स्टैंड पर प्रेम का इंतजार कर रही थी। तभी प्रेम बाइक से वहाँ पर आता है और उससे कहता है, और मोटी, बाइक पे बैठने से पहले ये बता कि क्या लाई है मेरे खाने के लिए। अबे ओ मोटे, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तेरे लिए रोज रोज खाना बना कर लाऊंगी और तुझसे आकर बोलूंगी मेरे बाबू ने खाना खाया। तो मैं भी तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुझे लेने और छोड़ने जाऊँ। अच्छा, तो तू मुझे लेने आता है या फिर छोड़ने जाता है? बताइए जरा। तो क्या? मैं तो बैठूंगी तेरी बाइक पे और जिद से बैठूंगी। अरे तुझे जो करना है ना कर ले मोटे। हाँ बैठ मोटी, अभी बताता हूँ तुझे। सिमर जैसे ही बाइक पर बैठने जाती है वैसे ही प्रेम बाइक आगे ले जाता है और सिमर नीचे गिर जाती है। तभी वो गुस्से से उठकर बोलती है, कुत्ते कमीने, तुझे मैं अभी बताती हूँ, लग जा तू। क्या कर लेगी मोटी? इसी तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों कितना भी लड़े मगर हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करते, साथ ही खाना खाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात प्रेम सिमर को फोन करके उससे कहता है, हे सिमर, कैसी है तू? अरे इतनी चाशनी कहाँ से टपक रही है? सीधा सीधा बोल, क्या चाहिए? पागल, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मानता हूँ तुझसे लड़ता हूँ, पर तेरी केयर भी बहुत करता हूँ। हाँ, ये बात भी सही है। अब जैसे मैं तुझे कुत्ता बोलती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू सच में ही कुत्ता है। तू ना पागल है, हमेशा मजाक। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट फाइल बना देती तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा, तो
ये बात है, प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है जनाब को। हाँ यार, तुझे तो पता है मेरी हैंडराइटिंग देखकर हमेशा कटकर ही नंबर मिलते हैं मुझे। प्लीज यार बना देना। बस इतनी सी बात? मुझे पता है तू जरूर बनाएगी। अबे चल तू, मैं नहीं बना रही, समझा? प्लीज बना देना ना, पहले तो ये बता कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? मोटी आ गई औकात पे। अबे बोल ना, मुंह सिल गया अब तेरा। जो तू बोले। ठीक है फिर, तू मुझे शॉपिंग पे ले जाएगा और मैं जो मांगूंगी वो दिलाएगा। ठीक है। सिमर प्रोजेक्ट फाइल बनाकर प्रेम को दे देती है और अगले दिन उसके साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ खूब सारी ड्रेसेस खरीद लेती है। साथ ही वो आइसक्रीम भी खाती है और बहुत एंजॉय करती है। फिर शाम को दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है और सिमर ऐसे ही अपना खूब खर्चा अपने दोस्त प्रेम से करवाया करती। अगले दिन उनके कॉलेज में एक बहुत ही हॉट और सेक्सी सी लड़की रोमा आती है। प्रेम रोमा को देखता है तो सिमर का हाथ छोड़कर रोमा के पास जाकर बोलता है, हे, आप नए हो इस कॉलेज में? हाँ, मैं इस कॉलेज में नई हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। ओके ठीक है, चलिए। वैसे काफी हॉट है आप। आपको देखते ही मुझे गर्मी से लगने लगी है। अच्छा तो फिर जाओ नहा कर आओ, गर्मी लग रही है ना तुमको? वेरी फनी यार। नॉट सो फनी, सीरियसली, जाओ नहा कर आओ जाके। प्रेम उसको प्रिंसिपल के रूम तक छोड़ देता है, पर उसके दिमाग में रोमा का चेहरा बस जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और वो रोमा को इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो कभी उसके लिए फूल ले जाता तो कभी चॉकलेट लाता और हर वक्त उसके आगे पीछे गुड़ पर जमी मक्खी की तरह ही घूमता रहता था। इसी बीच वो सिमर से ना तो बात कर पाता था और ना ही उसे टाइम दे पाता था। ये सब देखकर सिमर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इसे दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसे प्यार भी करने लगी थी, पर कभी भी उसे कह नहीं पाई थी। और रोमा के आ जाने के बाद प्रेम उससे बहुत ही ज्यादा दूर हो गया था। ऐसे ही एक दिन रोमा और प्रेम कॉलेज के कैंटीन में बैठे सैंडविच खा रहे होते हैं। तभी वहाँ सिमर आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रेम उसे जाता हुआ देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर रोकता है, लेकिन सिमर गुस्से में उससे बोलती है, लड़की देखी नहीं कि कुत्ते की तरह दुम हिलाता चला गया तो उसके पीछे। अरे पागल, जा रही हूँ मैं यहाँ से, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, भागता रही है तू, बाय। इतना बोलकर सिमर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सिमर ना तो कॉलेज जाती और ना ही प्रेम से फोन पर बात करती है। प्रेम उसको बार बार फोन करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। ना वो व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक कहीं पर भी एक्टिव होती। प्रेम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी बीच प्रेम को महसूस होता है कि वो सिमर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सिमर प्रेम को फोन करती है और उससे बोलती है, कैसा है प्रेम? तू ना बहुत पिटेगी मेरे हाथों से। कहाँ मर गई थी तू? मेरी बात सुन। क्या हुआ, बोल। 15 दिन बाद मेरी शादी है और सुन, तुझे जरूर आना है। क्या शादी? हाँ, शादी है मेरी। अच्छा सुन, तू मुझे 1 बजे ग्रीन पार्क में मिल, कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है। प्रेम ग्रीन पार्क में सिमर को वेट कर रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद वो आती है और जैसे ही प्रेम सिमर को देखता है तो उसको हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सिमर बोलती है, बोल प्रेम, क्या हुआ? यार तू शादी क्यों कर रही है किसी और से? यार आज नहीं तो कल करनी तो पड़ेगी ही ना शादी। सारी जिंदगी कुंवारी थोड़ी ना रहूंगी। हाँ मगर किसी और से क्यों? तो कैसे करूँ, तू ही बता दे। आई लव यू यार, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अरे बस बस रहने दे, तू जाना कॉलेज की उन हॉट हॉट लड़कियों के पास। नहीं पागल, उन लड़कियों में और तुझ में बहुत फर्क है। लेकिन प्लीज तू शादी मत कर। किससे?
जिससे तेरी शादी है 15 दिन बाद। अरे मेरे पागल दोस्त, ये तो मेरा प्लान था, तुझसे तेरे दिल की बात निकलवाने के लिए। कोई शादी नहीं हो रही मेरी। मोटी, तू नहीं सुधरेगी, मगर आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये तू नहीं करती तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू मेरी मोटी। आई लव यू टू मेरे कुत्ते। आई मीन टू से प्रेम। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अपने अपने घर वालों को एक दूसरे से मिलवाते हैं और दोनों के परिवार वाले सिमर और प्रेम को एक दूसरे के लिए पसंद कर लेते हैं। कुछ ही महीनों बाद उन दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से दोनों बड़ी धूमधाम से शादी कर लेते हैं और सिमर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बेस्ट फ्रेंड बनी गर्लफ्रेंड की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जो कि एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।